Hello everyone, I'm Shivani and welcome to Civil Series. This is the third video from Quick Revision of Surveying. If you want to watch the previous two videos, then the link is available in I button or else I will put it in a comment section. And you can also watch the other videos from this channel. I'm sure you will definitely clear your concepts within a short time. And so let's start for this session. So in this video we cover a basic part but at the same time very important part, which is scale of map. Scale of map is a ratio of map distance to ground distance. अब ये जो scale of map है वो हम हर किसी प्लान को या फिर हर किसी मैप को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, मतलब जो कोई भी ग्राउंड का डिस्टेंस है उस ग्राउंड के डिस्टेंस को हम एज इट इज तो मैप पे नहीं कर सकते या फिर मैप पे प्लॉट तो नहीं कर सकते. उसके लिए हमें उसकी रिड्यूस स्केल करनी पड़ेगी, मतलब उस स्केल से हम कम स्केल मैप पे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो वो हम तीन तरीके से स्केल ऑफ मैप बना सकते हैं. तो उसमें से पहला है लार्ज स्केल. लार्ज स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज लेस देन और इक्वल टू 10 मीटर. यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने 10 मीटर 100 मीटर लिया है. ठीक है, डिस्टेंस चेंज भी हो सकते हैं. लार्ज स्केल एग्जाम्पल इज 10 मीटर ऑन अ ग्राउंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऑन मैप. मतलब ग्राउंड का हर 10 मीटर आप मैप पे हर 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो आएगी आपकी लार्ज स्केल. ठीक है. सेकेंड है मीडियम स्केल. अब मीडियम स्केल में है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर टू 100 मीटर. एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल 60 मीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऑन मैप. मतलब ग्राउंड का हर 60 मीटर हम मैप पे 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो आएगा आपका मीडियम स्केल. ठीक है. लास्ट है स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल 1 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 मीटर. मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं कि डिस्टेंस अगर आपका ग्राउंड का 130 मीटर है तो वो हर 130 मीटर के लिए आप 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे आपके मैप पर. ठीक है. अब ये तीनों एग्जाम्पल से आपको आइडिया क्लियर हो रही होगी कि जब हम कम डिस्टेंस के लिए 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं मतलब हमारी स्केल वहां पे लार्ज हो रही है. ठीक है, मतलब अगर लार्ज स्केल की मदद से हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं और हमारा डिस्टेंस अगर 100 मीटर होगा. ठीक है, अगर 100 मीटर डिस्टेंस है और वहां पे हमने लार्ज स्केल यूज की है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हर 10 मीटर के लिए आपको 1 सेंटीमीटर लेना है. मतलब अगर आपको 100 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मैप पर 10 सेंटीमीटर दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तब वो आएगी आपकी लार्ज स्केल. ठीक है. अब सेकंड में क्या है कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए क्या लिए है कि हमें 100 मीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है. ठीक है. अब यहाँ पे हमने लिया है कि 60 मीटर ऑन अ ग्राउंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. मतलब हर 60 मीटर के लिए आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है 100 मीटर, मतलब 60 मीटर के लिए आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो और जो बाकी 40 मीटर है उसके लिए आप 1 सेंटीमीटर से कम लाइन लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो स्मॉल स्केल है यहाँ पे हमने लिए कि 130 मीटर के लिए जो ग्राउंड पर 130 मीटर का डिस्टेंस है उसके लिए हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, बट एक्चुअल में हमने जो एग्जाम्पल के लिए लिया है वो है 100 मीटर. अब 100 मीटर के लिए हम 1 सेंटीमीटर से कम लाइन लेंगे. मतलब प्लान पर या फिर मैप पर जो भी आपका डिस्टेंस ड्रॉ हो रहा है वो बहुत स्मॉल स्केल में ड्रॉ हो रहा है, इसलिए वो होगी स्मॉल स्केल. ठीक है. Next is a representation of a scale. So there are three ways to represent a scale. First is a engineer scale. Engineer scale is represent like this. 1 centimeter is equals to 50 meter. Second is representative fraction. In case of representative fraction, we just need to change the engineer scale into fraction or into proportion like this. So the 1 centimeter is equals to 50 meter in engineer scale is represented as 1 by 5000 or 1 as to 5000 in representative fraction. So you need to be careful in representative fraction that the numerator unit is same as the denominator unit or vice versa. And the last one is graphical scale. In case of graphical scale, the construction of a map by drawing a line or marking the ground distance directly on it means
the distance on a ground is draw or plot exactly on a map is the graphical scale. So usually we use the engineer scale and representative fraction than graphical scale for the representation of scales. Then this is a question based on a scale of map and representation of scale. Question is, which of the following scale is largest one? So there are four options, and for checking all the four options, we need to convert all the four options in engineer scale. So first option is 1 centimeter is equals to 50 meter. So this option is in engineer scale. Then second option is in representative fraction. So 1 as to 42,000. So in a representative fraction, the numerator and denominator are in same unit. So here if we consider the 1 as a in centimeter, then convert the 42,000 centimeter into meter. So 1 centimeter is equals to 420 meter. Then third option is also in a representative fraction. So here after converting, 1 centimeter is equals to 3000 meter. So both the units are in centimeter here, and you need to convert the second term into meters for engineer scale. And third is 1 centimeter is equals to 50 kilometers. So convert this 50 kilometers into meters. The option is 1 centimeter is equals to 50,000 meters. By comparing all the four options, we observe that the largest scale is the option A, because here for each 50 meter we need to plot a 1 centimeter line. So this option A is the correct option. Then type of measuring scale. So there are three types of measuring scale. First is a plane scale. This plane scale is able to determine the distances in meter and decimeter. Second is diagonal scale. This diagonal scale is used to determine the distances in meter, decimeter and centimeter. And the last one is chord scale. So this chord scale is used to measure or set out the angles without protector, and chord scale is in rectangular shape. So and the graduations are from 0 to 90 degree. Next is a use of vernier scale. Majorly, there are two types of a scale, main scale and vernier scale. Main scale is that scale which is used to determine the distances, and vernier scale is used to determine the smallest divisions of that distances. Okay, and the value of that smallest division is found out by list count. And the formula for the list count is, first, the formula for the list count of main scale is a ratio of small reading on main scale to the number of divisions on main scale. And second formula is instrument list count. Okay, this instrument list count is the combination, or this formula is the combination of main scale and vernier scale, which is equals to the ratio of main scale list count to the division of secondary scale. That secondary scale is here a vernier scale. Okay, so this in this image, the upper scale is a main scale and the lower scale is a vernier scale. Okay, the divisions on this upper scale are in centimeters, and in this formula, first we need to find out the smallest reading on the main scale. So smallest reading on this main scale is 1 centimeter. Okay, from 0 to 1, 1 centimeter, 1 to 2, 1 centimeter. Okay, so here we consider a 1 centimeter, and if we convert a 1 centimeter into mm, then that is equals to 10 mm. Okay, for 1 centimeter there are 10 divisions. Okay, here we need to mention the number of divisions on a main scale. So the list count of a main scale is 10 mm by 10 equals to 1 mm. This 10 mm is a distance between 0 to 1, and this 10 is a division between 0 to 1. The list count of a main scale is 1 mm. अब लिस्ट काउंट 1 mm है, इसका मतलब इस स्केल से हम जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं वो है 1 mm तक का मेजरमेंट. ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लिस्ट काउंट. अब सेम हम फाइंड आउट करेंगे फॉर द इंस्ट्रूमेंट लिस्ट काउंट. ओके, अब यहाँ पे मेन स्केल लिस्ट काउंट कितना आया था 1 mm एंड द डिवीजन ऑफ सेकेंडरी स्केल. अब सेकेंडरी स्केल के डिविजन हमें फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे देखो
ये 0 से 1 तक, 0 जो वर्नियर स्केल है उसके 0 से 1 तक यहाँ पे एक डिवीजन बनता है, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड डिवीजन बनता है। तो यहाँ पे 2 डिविजन्स है इन 1 mm। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा कि 1 mm में 2 डिविजन्स है। इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का, मतलब पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.5 mm। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से हम 0.5 mm तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके का भी एक जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल होता है वो थियोडोलाइट में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए कुछ सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स का जो लिस्ट काउंट है वो यहाँ पे मेंशन किया है। वैसे लेवलिंग स्टाफ, प्रिज्मेटिक, कंपास, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर वेल नोन टू यू एंड द लिस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ इज 5 mm, prismatic compass is 30 minutes, theodolite is 20 seconds, and total station is 1 second. I think you all know how to find the values or how to measure the distances with the help of a vernier scale. And if you don't know about it, then I will definitely make a one video on it. But for that, you need to comment that you want such kind of video. And okay, then move to the next part of this video. So vernier scale has a 4 types. First is a direct vernier. The divisions of direct vernier are shorter than the main scale। मतलब मेन स्केल से डायरेक्ट वर्नियर की डिविजन्स जो है वो शॉर्टर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन अ सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर मेन स्केल से हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस हम कैसे कैसे मेजर करते हैं कि लेफ्ट से राइट तक हम वो डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर उसी डायरेक्शन में हमारा वर्नियर भी मूव हो रहा है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वर्नियर। ओके, and then this is the formula to find out the divisions of a direct vernier। NV is equals to n minus 1 s। Okay, this NV is a number of divisions of vernier and n minus 1 s is equals to n minus 1 divisions of main scale। For example, if here we consider a 10 divisions of vernier, ठीक है, n is equals to, और n की वैल्यू हम 10 कंसिडर करते हैं, मतलब 10V 10 divisions of vernier is equals to 10 minus 1 means 9 divisions of main scale। Okay, 10 divisions of vernier is equals to 9 divisions of main scale। This image clearly shows that the main scale is larger than the vernier scale। So this is the direct vernier। Then second is retrograde vernier। Retrograde vernier, the divisions of retrograde vernier are longer than the main scale। ओके, यहाँ से हम रिवर्स करेंगे। मतलब डायरेक्ट वर्नियर में क्या था कि डायरेक्ट वर्नियर की जो डिविजन्स है वो शॉर्टर थी मेन स्केल से। रेट्रोग्रेड में क्या है कि जो वर्नियर की डिविजन्स है वो लॉन्गर है देन द मेन स्केल। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्ट में क्या था कि लेफ्ट से राइट तक अगर हम मेन स्केल मेजर कर रहे थे तो उसी डायरेक्शन में हमारा डायरेक्ट वर्नियर भी मूव हो रहा था। पर रेट्रोग्रेड में क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब राइट से लेफ्ट तक मूव होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं retrograde vernier। Okay, these 2 points are very important if you want to write a difference between direct vernier and retrograde vernier। Then the formula for the retrograde vernier to find out the divisions is NV is equals to n plus 1 s। This NV is a number of divisions of vernier and n plus 1 s is equals to n plus 1 divisions of main scale। And this image shows that the main scale is shorter than the vernier scale। So this is a direct vernier and retrograde vernier। Then third type is extended vernier। The formula for extended vernier is NV is equals to 2n minus 1 s। NV is the number of divisions of vernier and s is the number of division of main scale। For example, if we consider 10 divisions of vernier and that 10 divisions of verniers are equal to 2n minus 1, यहाँ पर n की वैल्यू हमें 10 कंसिडर करनी है। So 2 into 10 is 20 minus 1 is equals to 19, means 10 divisions of vernier are equal to 19 divisions of main scale। Okay, so in this image you observe that vernier scale is larger than the main scale। Then last one is double vernier। This double vernier is a combination of direct and retrograde vernier। Okay,
अब यहाँ पर जो हमें इमेज दिखाई दे रही है, उस इमेज में क्या है कि जो मेन स्केल है उस पर हमें 2 डायमेंशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो अपर डायमेंशन है वो मूव हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो बॉटम का डायमेंशन है वो मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब इस वर्नियर का मतलब जो अपर स्केल है वो वर्नियर स्केल है, अगर वो मूव होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या फिर राइट लेफ्ट टू राइट, तो उसी डायरेक्शन से हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डायरेक्ट वर्नियर है या फिर रेट्रोग्रेड वर्नियर है। इसलिए डबल वर्नियर कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड वर्नियर का। Then the last point of this first unit, which is error due to shrinkage of map. अब ये error due to shrinkage of map हमें क्यों देखना है? तो जैसे कि अभी अगर हम किसी साइट का प्लान बनाएं या फिर मैप बनाएं, तो वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होता है, ठीक है। पर पहले वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हम वो जो मैप है वो पेपर पे डायरेक्टली बनाते थे। तो ठीक है, तो बहुत समय से अगर वो पेपर रखा हुआ है, तो कभी कभी क्या हो जाता था, ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन वो जो पेपर है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। अब उसे श्रिंक होने की वजह से अगर हमने कुछ वहां पे कुछ स्केल रखी भी है, पर वो साइज श्रिंक होने की वजह से हमारे जो एक्चुअल डायमेंशंस है वो करेक्ट नहीं आएंगे। तो वो जो करेक्ट डिस्टेंसेस है या फिर करेक्ट एरिया है, उसे फाइंड आउट करने के लिए जो भी फॉर्मूलाज हमें लगेंगे वो हम अब इसमें देखेंगे। So first formula is shrinkage factor. So shrinkage factor is equals to the shrunk length to the actual length. Shrunk length मतलब जो मैप आपके पास अवेलेबल है उस मैप पर जो लेंथ दिखाई दे रही है आपको, वो shrunk length डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, मतलब उसकी कितनी लेंथ उस पे पहले मेंशन करी गई थी। मतलब वहां पे कुछ डायमेंशंस या फिर कुछ डेटा वहां पे लिखा हुआ होगा, तो उससे आप एक्चुअल लेंथ ले सकते हैं कि इतनी वो एक्चुअल लेंथ थी और इतनी लेंथ वो श्रिंक हो गई है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू का अगर आप रेशियो लेंगे तो आपको यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सेम आप उसी तरीके से श्रंक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन टू द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इस फॉर्मूला से भी श्रिंकेज फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग दिस श्रिंकेज फैक्टर, you must know that the shrinkage factor is always less than unity, okay. And with the help of this shrinkage factor you can find out the correct distance and correct area. So these are the two formulas to find out the correct distance and correct area for the shrinkage of map. And if you have come with me at the end of this video, then do not forget to like this video, because it gives me a motivation to upload the next video as early as possible. And also share this video with all the civil engineering students. And most important, do subscribe and hit the bell icon so you get an immediate notification as I upload a video. And thank you for watching.